अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, 9 मई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जो हमें याद दिलाता है कि जब कौम अपने नज़रिए, अपनी अफवाज और अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए एक सफ में खड़ी हो जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी उसके अज़्म को शिकस्त नहीं दे सकती। आज हम बात करेंगे मार्का हक और बुनियानुम मरसूस की, उस जज्बे की जिसने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया, उस इत्तेहाद की जिसने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक जिंदा और बेदार कौम है। भारत ने हमेशा खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को अपने हक में मोड़ने की कोशिश की, कभी सिफारती दबाव के ज़रिए, कभी मीडिया प्रोपेगेंडे के ज़रिए और कभी सरहदों पर इश्तियाल अंगेज़ी के ज़रिए, लेकिन हर बार उसे पाकिस्तान के मजबूत दिफा, पेशावर अफवाज और अवामी इत्तेहाद के सामने पसपाई इख्तियार करना पड़ी। आज ये बात एक बार फिर वाज़े हो रही है कि दुश्मन शायद हमारे वसाइल का अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन हमारे हौसले, हमारे ईमान और हमारी कुर्बानियों के जज्बे का नहीं। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा साबित किया कि वो वतन का दिफा सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि कौम के एतमाद, नज़्म व ज़ब्त और कुर्बानी के जज्बे से भी किया जाता है। चाहे बर्री फौज हो, फ़ज़ाइया हो या पाक बहरिया, हर महाज पर पाकिस्तानी सिपाही ने अपनी जान हथेली पर रख कर दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया कि पाकिस्तान की सालिमियत पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। और आज सबसे अहम बात यह है कि सियासी इख्तलाफात, जमाती तक़सीम और दाखिली शोर के बावजूद जब बात पाकिस्तान की सलामती की आती है तो पूरी कौम एक परचम तले खड़ी नजर आती है। यही वो इत्तेहाद है जो दुश्मन के लिए सबसे बड़ी शिकस्त है। आज अवाम, अफवाज और रियासती इदारे एक पेज पर है और यही बुनियानुम मरसूस का असल मफहूम है। एक ऐसी मजबूत दीवार जिसे दुश्मन की कोई साजिश कमज़ोर नहीं कर सकती। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। कौमों का हौसला, क़यादत का विजन और अवाम का एतमाद ही असल ताकत होता है। पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में साबित किया कि हम अमन चाहते हैं मगर कमज़ोरी नहीं। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं मगर अपनी खुद मुख्तारी की कीमत पर नहीं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान ने दुश्मन की बयानियों को शिकस्त दी, किस तरह कौमी इत्तेहाद ने बैरूनी खतरात का मुकाबला किया और आने वाले दिनों में खित्ते की सियासत, सलामती और कौमी यकजहती किस सिमत जा रही है। प्रोग्राम के सिलसिले में दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद चिश्ती साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद चिश्ती साहब, एक अरसे से भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आज भारत खुद आइसोलेट होकर रह गया है। दुनिया हैरान और परेशान है, ये पाकिस्तान ने सब कुछ कैसे कर लिया और ये तारीख में अगर देखा जाए पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, लास्ट जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मई 2025 का, तो जो अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब की थी और जो रिजल्ट आए थे वो दुनिया ने पूरा साल माने और रीएश्योर होती रही हमें कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो परफॉर्म किया है, खासतौर पर पाक फ़िज़ाइया ने, वो तारीख का हिस्सा ना सिर्फ बन चुका है बल्कि इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। और मैं उस वक्त भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि जब फतह होती है तो वो एक अपने साथ वक़्त या वैल्यू लेकर आती है। तो बिकॉज विक्ट्री हैज़ पावर एंड और वैल्यू लेकर आती है। जब वैल्यू लेकर आती है तो वो आपको पावर देती है। तो पावर जब आपके पास आती है, व्हेन यू हैव पावर देन द अदर पावर टॉक्स टू यू। अभी आपने देखा कि हमने जो वक़्त हासिल की वो दुनिया ने मानी, नो लेस देन प्रेसिडेंट ट्रम्प से शुरू हुए और दुनिया बाकी भी आप देखें कि इस ग्लोबली मोतरफ हुई पाकिस्तान की कि ये कौम ऐसी है जो ना सिर्फ अपना दिफा करना जानती है। और फिर एक साल गुजरने के बाद आपने देखा कि हमने जो ईरान और इसराइल के ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको जो कंट्रीब्यूट किया, अपना सीज फायर की कोशिशें की, एक अमन लाने की कोशिश की खित्ते में। तो लास्ट ईयर दुनिया मोतरफ हुई थी सिर्फ रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इस खित्ते में बहुत अमन का कंट्रीब्यूट किया, हमारे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो अब दुनिया ने देखा कि हम एक ग्लोबल भी अपना कंट्रीब्यूशन डालना जानते भी हैं और एक विलिंग भी हैं और एक कौम ऐसी है जिस पर पूरे जो फ्रीकैन है इस वक्त जो इतनी लड़ाई हो रही है वो भरोसा भी करते हैं। तो आई थिंक न्यू फाउंड रियलिज्म दुनिया के लिए भी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यू फाउंड स्टेचर एंड वकार हमारे लिए भी है। तो खालिद चिश्ती साहब, अभी रिसेंटली गैर मुल्की खबरसां इदारे ने पाकिस्तान को मिडिल पावर के तौर पर जो है वो करार दिया है। इस टाइटल को आप कैसे देखते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, जंग तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल लड़ी और मैं एक साल से यही कह रहा हूं कि अब हमने एक्चुअली इकोनॉमिक पावर भी बन के दिखाना है। देखिए, कौम की सिर्फ सोवरेनिटी जोग्राफिया ही नहीं होती, सरहदों से नहीं होती, इकोनॉमिक सोवरेनिटी भी होनी चाहिए। आपको याद है हम 3-4 साल से ज़ाहिर है पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, IMF के वो उसमें रहता है,
IMF बेल आउट पैकेज होता था, हम रोल ओवर करते रहे अपने लोन्स को। तो सही मानों में मैं दुआ को हूं कि पाकिस्तान उस फील्ड पर भी उसी तरह परफॉर्म करे, ऑब्वियसली हम ग्रो करें और एक पावर कॉम्बिनेशन के साथ बने, ना स्टैंड ऑन मिलिट्री। क्योंकि मिलिट्री स्टैंड लोन ऑब्वियसली वन टाइम कर सकती है, लेकिन उसको सस्टेन करना इकोनॉमी नहीं होता है। सोवियत यूनियन की मिसाल हमारे सामने है, उसकी इकोनॉमी पहले कोलैप्स की थी तो बाद में मिलिट्री की थी। तो खुदा ना खास्ता हमें उस तरफ जरूर काम करना है, ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है जो दुनिया हमें दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म एक इकोनॉमी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हम ऑन द रोड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह करे हम जल्दी कंपैटिबल, जिस तरीके का हमने बिफ्टिंग जवाब दिया उसी तरह की हमारी एक इकोनॉमी भी बिफ्टिंग होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द नेबर्स। तो खालिद चिश्ती साहब, एक साल पहले तो हमने बुनियानुल मरसूस को साबित भी किया, लेकिन अगर आज के हालात को देखा जाए तो इस तस्वुर को आज के दिन में कैसे समझा जा सकता है और आने वाले दिनों के लिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान का सफ़र जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, पाकिस्तान को एक बड़ी मुआशी क़ुव्वत भी बनना है। जी बिल्कुल, वो भी बनना है। और दूसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भी और ख़ासतौर पर पाक फ़िज़ाइया भी, जिसको कहते हैं ना, उसमें स्लीप ओवर में नहीं है कि हमने पिछले साल जंग की थी तो हम रेस्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो उस मोड में तो पाक फ़िज़ाइया कभी गई नहीं है। और मैं तकरीबन 1 साल से इन टच इसलिए था कि मैंने वो डॉक्यूमेंट्रीज बनानी थी एक पाक फ़िज़ाइया के, उस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह उस जंग से लेके आज तक तो मुझे स्पेशल एक्सेस दिया गया था टू ऑल दैट इंफॉर्मेशन, जो हमने जिस तरह जहाज मारे थे उनकी वीडियोस, पायलट्स की टॉकिंग, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, रेडार पिक्चर, सारी मैंने स्टडी की है। तो मैंने अभी 3 दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की थी, दी 80 रियलिटी, और उसमें देखकर मुझे खुद बड़ा प्राइड हुआ कि ऐसी एयरफोर्स जो एयरफोर्स दुनिया के ऑब्वियसली नजर में उस तरह नाम हमारा बहुत है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स बहुत बड़ी थी। तो उस रात हमने इतना मुकाबला किया, एक तरफ से 85 जहाज आ रहे हैं, इधर से 42 जहाज गए, उन्होंने कंटेस्ट किया और हमने 8 जहाजों को वापस नहीं जाने दिया, जबकि ऑफेंस हमारे खिलाफ किया गया था, हमने सिर्फ रिएक्ट किया था। तो आने वाली जंगें एक नई शक्ल इख्तियार इस तरह कर रही हैं, जो पाक फ़िज़ाइया ने पहले से अपना लिया है और अब पहले से रोड मैप पर है। और दुनिया जानती है, 78 सालों से हमें जानती थी इस एयरफोर्स को कि ये डिफेंसिव और रिएक्टिव एयरफोर्स है। अब ये वो एयरफोर्स नहीं है, ये एक डिसरप्टिव एयरफोर्स है, ये गेम चेंजिंग एयरफोर्स है, और ये लेडर ऑफ एस्केलेशन को अपने पास रखने की और अपने कंट्रोल में रखने वाली एयरफोर्स है। जिसका मतलब ये है कि ये डिसाइड करेगी इंशाअल्लाह ताला कि कितनी हमने एस्केलेट करनी है जंग और कितना कर्टेल करना है, जिस तरह हमने इस जंग के अंदर पिछली में किया था। और वो मिसालों से अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, ये भी अर्ज़ कीजिएगा, क्या मार्का हक ने आलमी सतह पर कश्मीर के मसले को दोबारा फ्लैश पॉइंट के तौर पर उभारा है आपके ख्याल में? जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी एक दफ़ा कह चुके हुए हैं कि अगर कश्मीर का मसला हल करवाना है तो मैं उसके लिए सालसी के लिए तैयार हूँ। एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान यही बड़ा मसला है, तो आपको लगता है कि इस चीज़ पर भी कोई बात हो सकती है? और पाकिस्तान चूँकि इस वक्त बेहतर पोजीशन पर है तो इस मसले के हल की तरफ जाया जा सकता है? मेरा ख्याल है बदकिस्मती से उस तरह उजागर नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प, लोग कहते हैं 60 दफा बात की कि इतने जहाज गिराए, 70 दफा बात की, वो जितनी दफा मर्जी बात कर लें। और मैं पूरे 1 साल से कह रहा हूं कि मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो 2-4 दफा कश्मीर की बात करते, क्योंकि ये जो जंग थी ये इफेक्ट थी, इसकी कॉज कश्मीर है। तो पहले कॉज की भी बात करें कि आग लगी कहां से है, सिर्फ आग बुझाने से काम नहीं होता। तो मैं तो विश करता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरह बात करते हैं कि मैंने जंगें रुकवाई, वो जंगों की वजह तक भी पहुंचे, तभी उनकी कंट्रीब्यूशन लॉन्ग टर्म में हम एहसानमंद भी होंगे कि वो कश्मीर का करें, और वो जाहिर अपने इन्फ्लुएंस की वजह से कर सकते हैं। तो कश्मीर उस तरह बदकिस्मती से हाईलाइट नहीं हुआ, सिर्फ हमारी अचीवमेंट्स हाईलाइट उन्होंने की हैं, लेकिन जो कॉज है मेरा ख्याल अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एंड आई विश एंड होप एंड प्रे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कभी इस पर भी फोकस करें कि ये मुल्क दोनों पिछले 80 साल में क्यों लड़ते हैं, हमारी मेन वजह ही वो है। तो हमें जब तक कॉज इफेक्ट नहीं करेंगे, हमें जो रूट कॉज है उसके इफेक्ट को कंट्रोल करना या कंट्रोल करना वक्ती तौर पर सबसाइड होता है, लेकिन असल वजह उधर ही रहती है। जैसे आज भी वही हॉस्टिलिटी है, वही टेंशन है, और वही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों तरफ है, जब तक मेन सोर्स वजह नहीं खत्म होती। अच्छा चिश्ती साहब, हमें पता है कि सियासी इख्तलाफात भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन इस बुनियानुल मरसूस के मौके पर, मार्का हक के मौके पर हमने देखा कि तमाम कौम हमें मुत्तहिद नज़र आई। तो जब कौमी सलामती का मामला होता है तो ये इत्तेहाद कितना ज़रूरी होता है, और ये जो चीज़ हमने हासिल की है ये कितनी कीमती है? देखिए, मैं तो 1 साल से यही अर्ज कर रहा हूं कि हम जो आर्म फोर्सेस होती हैं एक वेपन होती हैं, और जिस्म के अंदर जिसने वेपन पकड़ा होता है वो कौम होती है। जितना जिस्म यूनाइटेड होगा, सेहतमंद होगा, मोटिवेटेड होगा, उतना ही ज्यादा वेपन कारगर होगा। स्टैंड अलोन वेपन कुछ नहीं करता जब तक चलाने वाला जो हाथ है और उसके पीछे जो पूरा जिस्म और दिमाग और दिल है
وہ نہ صرف صحت مند ہو بلکہ موٹیویٹڈ ہو اور جیسے میں نے کہا یونائٹڈ ہو فار اے پرپز. اگر ڈس انٹیگریشن ہوگی جسم کے اندر, بیماری ہوگی, کوئی کانفلکٹس ہوں گے, تو آپ اس طرح ویپن کو استعمال نہیں کر سکیں گے. الحمدللہ بہت اچھا ہوا کہ ہم نے جو پرفارمنس دکھائی ہے, لیکن لانگ ٹرم میں ہماری یونٹی رکھنی پڑے گی. یہ آبلیگیٹری ہے کیونکہ جنگیں فوجیں جو لڑتی ہیں وہ قوم کی انسپریشن, ان کی دعاؤں اور ان کی توقعات کے مطابق لڑتی ہیں. تو جتنی قوم متحد ہوگی اتنی ہی آرم فورسز کی, مسلح افواج کی, چاہے وہ آرمی ہو, نیوی ہو, ایئر فورس ہو, تمام کی تمام پرفارمنس ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان کے لوگ کتنی ایک صدق کے دل سے اس کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اگر تو خدا نہ خواستہ تفرقہ ہوگا, لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوگی, لیک آف پرپز ہوگا, تو یہ اتنا ہی پرفارمنس کو بھی افیکٹ کرتی ہے ملٹری. تو چشتی صاحب ابھی تک بھارت کی تسلی نہیں ہوئی, وہ تو سندور 2 کی بات کر رہے ہیں. جنگ کا خدشہ دوبارہ سے موجود ہے آپ کے خیال میں؟ جی میں تو 3-4 دنوں سے خاص طور پہ یہ سوال پوچھے جاتے ہیں چینل پر, تو میں ہر روز یہی کہتا ہوں کہ سوچنے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے, انڈیا کو حملہ کرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہمارے اوپر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پھر جواب دینے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ہم نے پچھلے سال بھی ثابت کیا, ہم نے کوئی پابندی نہیں روکی. پابندی لگائی تو خود لگائی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. میں آپ کو مثال سے واضح کر دیتا ہوں کہ اس رات جو جہاز 8 تباہ کیے تھے وہ واپس مڑ کر جا رہے تھے, تو ہماری بڑی زبردست پوزیشن تھی پاک فضائیہ کہ ان کو چیز کرتے اور کچھ جہاز گرا دیتے, لیکن ریسٹرین کیا پاک فضائیہ نے. میں ایک اور واقعے پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 10 مئی 2025 کو جب ہم نے حملے کیے انڈیا کے اوپر, ہمارے ڈرون ہندوستان میں پھر رہے تھے, دلی کے اوپر پھر رہے تھے, آئی پی ایل کا میچ چل رہا تھا نیچے, ان کا دلی پورا شہر تھا نیچے, ان کے ایک چنوک ہیلی کاپٹر ہمیں نظر آیا بیس پر ہینگر کے اندر کھڑا ہوا, نہیں مارا گیا, لیڈر آف ایسکلیشن کنٹرول کرنے کے لیے کہ ہندوستان کو جواز نہ مل جائے آل آؤٹ حملہ کرنے کا. آن ٹاپ آف دیٹ آگرہ ایئر بیس پر ان کا A50 ایک ایئربورن ارلی وارننگ ریڈار جہاز تھا جو بہت ویلیوبل ہوتا ہے, اور اس کی جو اسپیشل تیار اس لیے کیا گیا تھا, اس کا جو ایئر فریم تھا کیونکہ وہ آلموسٹ بوئنگ جیسا ہوتا ہے, اس کی جو باڈی تھی وہ رشیا کی تھی, اور اس کے اوپر ریڈار خاص طور پہ اسرائیل نے ماڈیفائی کر کے دیا تھا انڈیا کو. یہ بہت بڑا اسٹریٹجک ویپن تھا. ہمارے ڈرونز جب آگرہ کے اوپر پھر رہے تھے تو ہم نے لاک کیا ان کا ایک A50 ٹیکسی کرتا ہوا رن وے کے اوپر. بہت آسان تھا کہ یہاں سے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کہتے کہ ڈسٹرائے کرو, لیکن ان ڈرونز کو پل بیک کیا گیا اور نہیں اٹیک کرنے دیا, کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم وجہ بنے اس ملک پر آل آؤٹ جنگ چھیڑنے کی. تو ہم نے ایک طرف پنشمنٹ دی, ایک پروہیبٹیو پرائس امپوز کی دشمن پر, لیکن ساتھ ہی ہم نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ پل بیک بھی کیا. اس کو کہتے ہیں پاور بیکڈ بائی گریس. تو چشتی صاحب آخر میں اگر کوئکلی آپ سے پوچھ پاؤں, 5th جنریشن J-35 طیارے مل رہے ہیں ہمیں؟ یہ بہت کامن سوال ہے, لیکن یہاں تک میں بتا سکتا ہوں کہ ایویلیویشن ہو رہی ہے, انگیجمنٹ ہے, پاک فضائیہ اپنے جو چیلنجز ہیں آنے والے وقتوں کو اس کو فورسی کر رہی ہے. ان دا لائٹ آف دیٹ بہت جو مناسب ترین فیصلہ ہوا وہ کرے گی پاک فضائیہ. پاک فضائیہ صرف چائنا کے ساتھ نہیں, گلوبلی بھی اپنی اتنی جہاں سے ہمیں چیلنجز ہیں, جس ایریاز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پلگ کرنے کی ضرورت ہے یا ویلیو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, کر رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ابھی فی الحال میں کچھ نہیں شیئر کر سکتا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, آپ نے دیا. اور پاکستان پہلے سے زیادہ تیار ہے, اور اس دفعہ انڈیا کو بھی پتہ لگ چکا ہوا ہے, اور یہ بات کلیئر کمیونیکیٹ کی جا چکی ہے کہ جواب اس دفعہ پہلے سے زیادہ سخت بھی ہوگا. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک, آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اسلام آباد میں امریکہ اور ایران مذاکرات کی بحالی کی خبریں, تہران کی جانب سے کسی ڈیڈ لائن کو خاطر میں نہ لانے کا اعلان, آبنائے حرمت سے متعلق نئے قانونی بل کی تیاری, اور دوسری جانب اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں. خطے میں سفارتکاری بھی جاری ہے اور طاقت کا کھیل بھی جاری ہے. کیا دنیا ایک نئی ڈیل کی طرف بڑھ رہی ہے یا ایک بڑے تصادم کی جانب؟ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر لیا ہے ماہر سیکیورٹی امور ڈاکٹر خرم اقبال صاحب نے. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سابق سفیر جیار بلوچ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. جیار بلوچ صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ایران سے معاملات آگے نہ بڑھے تو وہ دوبارہ پروجیکٹ فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں. ہم تو انتظار میں ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھنے والے ہیں, اگلے ہفتے شاید مذاکرات بھی ہوں اور معاہدہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ٹرمپ کے بیانات سے لگتا یہی ہے کہ وہ جنگ کی تیاری میں ہیں اور شاید ایک دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا معاہدے کی طرف یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے یا ابھی بھی خطرات موجود ہیں؟ ٹرمپ مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں پریشر ٹیکٹک کے طور پر, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مذاکرات کا عمل جاری ہے. ایران کی طرف سے ڈرافٹ دیا گیا, اس پہ امریکہ کی طرف سے جواب آیا,
ड्राफ्ट्स का एक्सचेंज जारी है दोनों मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान के तवज्जुह से। तो ट्रंप इस किस्म के बयानात सिर्फ देते हैं ईरान को प्रेशराइज करने के लिए और अपने स्टेट्स को जरा सा कंसोलिडेट करने के लिए। जहां तक बात है कि वो ऐसा कर पाएंगे या करना चाहते हैं, तो उसके इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि उसमें कई उन्हें कानूनी सियासी मसाइल का उन्हें सामना है। सबसे पहला जो कानूनी जो मसला दरपेश है ट्रंप को, वो ये है कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रोविजन होती है अमेरिकी सदर को एक जंग लड़ने की 60 दिन तक विदाउट सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम कांग्रेस, वो एक्सपायर हो चुकी है। तो अब ट्रंप को लामोहला कांग्रेस की तरफ जाना पड़ेगा और कांग्रेस में यकीनन उन्हें शदीद प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ट्रंप के इस फैसले को अमेरिका में बाईपार्टीजन सपोर्ट हासिल नहीं है। विद इन द रिपब्लिकन्स देयर इज सम अपोजिशन, इसी तरह डेमोक्रेट्स तो हैं ही इसके खिलाफ। उसके अलावा अमेरिकी मुआशरे में इस जंग की मुखालफत तेजी से बढ़ रही है। जो अब रिसेंट सर्वेज हुए हैं उनके मुताबिक 70% अमरीकी ट्रंप के इस फैसले की मुखालफत करते हैं जिस तरह से उन्होंने ईरान पर चढ़ाई की। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं, 70% जो अमेरिकन हैं वो इस फैसले के खिलाफ हैं। लेकिन जिया बलोच साहब, अभी तक भी एक हफ्ते के बाद अगले हफ्ते की डेडलाइन आ जाती है, उसके बाद उससे अगले हफ्ते की डेडलाइन आ जाती है। ये मामला इतना पेचीदा हो क्या गया है? और कुछ लोग तो कह रहे थे कि 14 मई से पहले, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के चाइना विजिट से पहले पहले ये मामला जो है तय होगा। आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या ये पेचीदगियाँ ख़त्म हो चुकी हुई हैं? चंद रोज़ में ये मुआहिदा हो सकता है? थैंक यू। देखिए, नहीं, हमें अपने आप को भी समझाने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है। साथ साथ जितनी भी हमें समझ में आती है सिचुएशन, वो हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें और ऑनेस्टली करें। तो यही कोशिश होती है जब हम आपके साथ बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम ना अमन की हालत में है, ना जंग की हालत में। दिस इज़ अ स्टेलमेट, इसको अगर टेक्निकल लफ्ज़ में कहा जाए। और दोनों ही तरफ से चालें चली जा रही हैं, दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मनूवरिंग हो रही है कि किस तरह से ऐसा कोई एग्रीमेंट आ जाए जिसमें कम से कम कि वो अपने आप को विनर कह सके। देखिए, दोनों के इसी इंटरेस्ट में है। ईरान तो ऑलरेडी एक विन टेंजिबली, अगर हम सिर्फ एज ए न्यूट्रल, इवन ऑल्दो हमारी हमदर्दियाँ तमाम ईरान के साथ है, एज ए न्यूट्रल भी एनालिस्ट कहें तो ईरान जंग जीत चुका, इसलिए कि उसकी वॉर ऑब्जेक्टिव था ही अपने आप को बचाना, अपनी स्टेट को बचाना और अपनी हुकूमत को बचाना। वो कामयाब हो गए। 40 दिन की इंटेंस फायरिंग, जो कि यही बताया जाता है कि प्रॉब्ली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा जो फायरिंग अगर कहीं की गई है या वियतनाम के बाद प्रॉब्ली, वो ईरान के मुख्तलिफ शहरों में, एक भी नहीं सैकड़ों से। और वो खुद ही बताते हैं कि 13,000 टारगेट्स को हिट किया गया। आप अंदाज़ा कीजिए कहाँ कहाँ जगह हैं जहाँ पे कोई आबादी है, जहाँ कुछ कारखाना है, जहाँ कोई ऑफिस है, उसको यकीनी तौर पे उन्होंने उसको हिट किया है और तबाह किया है उन लोगों ने। और अब पता लग रहा है कि तकरीबन 5,000 शहादतें हो चुकी। उसके बावजूद भी ईरान की कौम अपनी मुल्क के साथ, अपने झंडे के साथ, अपनी सरजमीन के साथ खड़ी थी। अब वहाँ पे है ट्रंप, जो कि मिसलीड हुआ। ट्रंप, नेतन्याहू और उसका जो मोसाद के जो लोग हैं कि जी ये तो हफ्ते की बात है। तो अब उसके लिए एक फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि अब वो अपने डोमेस्टिकली इतना अनपॉपुलर हो चुका है। उसकी रेटिंग 30 से भी नीचे चली गई है। उसकी पार्टी को आने वाले मिड टर्म में नजर आ रहा है कि डिफीट होगी, तो उसको कुछ ना कुछ अपनी फेस सेविंग चाहिए। सो मैं समझता हूं कि ये मामला लंबा चलेगा। और वो कहता है ट्रंप की जी हमें जल्दी नहीं है। इसी तरह से ईरानी तो कहते हैं कि हमें जल्दी नहीं है जी, शुरू से उन्होंने कहा कि हमें जल्दी, क्योंकि टाइम एंड हिस्ट्री इज ऑन देयर साइड। ठीक है, तो अब मुझे ये लगता है कि दोनों को चूंकि वो मनूवरिंग कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रेशर पॉइंट्स हैं इनके पास। एक तो जो ऑयल मार्केट है उसकी वोलेटिलिटी है, या उसकी इस्तराब जो वहाँ पे है दुनिया में, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। फूड की इनसिक्योरिटी का भी डर लग रहा है, क्योंकि
20 to 30% of the world fertilizer comes from GCC countries. हीलियम नहीं है, जिसकी वजह से मेडिकल MRI नहीं हो रही बहुत दुनिया में, और बहुत सारे जो प्रोसेसिंग है रेयर मेटल्स की है, चिप्स, माइक्रो चिप्स की है, वो तमाम में ये एज ए इनपुट होता है इस्तेमाल। और उसके अलावा और बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं इसके, और फिर ये जो पूरी सप्लाई, क्योंकि 20% से भी ज़्यादा जो दुनिया का जो कारोबार है वो यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होता है, जो एशिया और यूरोप को मिलाता है। तो इसकी कॉस्ट जो है वो ईरान का स्टडी यही था कि कॉस्ट बढ़ानी चाहिए इसकी, तो उन्होंने उसमें भी कामयाब हो गए। और अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टू डिप डाउन, जो जा रही है नीचे की तरफ, नजर आ रहा है, ग्राफ नजर आ रहा है एवरी डे। जब एक नॉच ऊपर जाता है पेट्रोल, उसी तरह से नाइट जो अपना स्टॉक मार्केट्स हैं और बाकी ओवरऑल मार्केट्स जो है वो नीचे जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये प्रेशर इतना काफ़ी हो गया है उसके ऊपर। लेकिन दिस वन प्रेशर पॉइंट विच प्रॉब्ली कि इनको किसी तरतीब से वो 15 जो मई का है डेडलाइन कि उन्होंने जाना है, मिलना है चाइना में। अब वो डेडलाइन वेदर वो मिलते हैं नहीं मिलते, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐलान कर ले कि जी हाँ हमारा उस MOU पे, जो एक पेज का MOU है, जो कि बेसिकली एक रोड मैप है कि जी हमारी निगोशिएशंस इस तरह आगे चलेंगी। कोई निगोशिएशंस नहीं है, यानी कि जिया बलोच साहब, अमेरिका ये चाह रहा है कि वो एक पेज का जो भी छोटा मोटा मुआहिदा है चंद लाइंस का, तो वो करके वो चाइना वो चले जाएं और उसके बाद जो है मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब ये बताइएगा, अब तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी कह दिया है कि हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन किसी डेडलाइन पर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ से पता लगता है कि ईरान को किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, जल्दी है, बेकरारी है, वो तो अमेरिका की नज़र आ रही है। तो अमेरिका ने अपने आप को सुपर पावर समझता है और पूरी दुनिया भी समझती है कि अमेरिका वाकई एक सुपर पावर है। जंग शुरू कर ली लेकिन एग्जिट प्लान कोई नहीं था। तो ये स्ट्रेटजीज किसने बनाई थी? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आती है? जी, ट्रंप का जो वॉर प्लान था वो शुरू से उस पर तनकीद की जा रही है, लेकिन एक दफा जब जंग शुरू हो गई थी तो अमेरिका ने किसी हद तक वो अपने मकासद हासिल कर भी लिए। देखिए, पहला बुनियादी मकसद इनका था रिजीम चेंज, वो तो नहीं हुआ। इस हद तक तो ईरान ने बस रेजिस्ट किया, रिजीम आज भी इंटैक्ट है, पाकिस्तान ने उसी तरह से मजबूत है जैसे पहले थी। लेकिन ईरान इज आल्सो फीलिंग द हीट। ईरान के बारे में ये कहना कि ईरान फतह हो चुका है या ईरान को जल्दी नहीं है, मेरा ख्याल है ये फैक्ट से एक डिस्कनेक्टेड बात है। वो इसलिए क्योंकि जब तक आबनाए हुर्मुज़ पर सिर्फ ईरान की नाकाबंदी थी तो ये कार्ड ईरान के पास था, लेकिन जब आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमेरिका ने की है तो अब ईरान के पास से वो कार्ड खत्म हो चुका है। क्योंकि जब नाकाबंदियां होती हैं या नेवल ब्लॉकेड्स होते हैं, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट उस मुल्क पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इससे पहले दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी की ब्लॉकेड की गई थी, जापान की ब्लॉकेड की गई थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े इंसानी अलमियों ने जन्म लिया था। तो अब यकीनन ईरान पर भी प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि ईरान कैन वेट फॉर ऑल और ताक़यामत ये जंग लड़ सकता है। दोनों अतराफ इस वक्त एक फेस सेविंग की तलाश में। अमेरिका इससे क्या हासिल कर रहा है? देखिए, ईरान की तो फतह उस वक्त होती है जब ईरान कहता है कि जी रिजीम भी इंटैक्ट है और हम अपना यूरेनियम प्रोग्राम भी जारी रखेंगे। यूरेनियम के हवाले से ईरान ने लचक का मुजाहरा किया है और वो जंग से पहले भी ईरान ये कह रहा था कि हम एटम बम के हसूल में उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब बुनियादी तौर पर वो एक स्टेलमेट की सिचुएशन है, वो आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड के बाद पैदा हुई है, क्योंकि उसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल क्रिपल हो चुकी है। तो ये दोनों साइड, दोनों अतराफ एक दूसरे से के साथ एक बार्गेनिंग के लिए इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जितनी अमेरिका को जल्दी है ये जंग खत्म करने की, ईरान भी उसी जल्दी से ये जंग खत्म करना चाहता है, क्योंकि ईरान की मिलिट्री जो कैपेसिटी है वो बहुत बड़े तबाही से दो चार हुई है। वहां पर सिविलियन कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई है। वहां पर जिस तरह से एक डीकैपिटेशन की स्ट्रेटेजी की अमेरिका ने, उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। तो दोनों तरफ ये चाह रहे हैं कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, और इस वक्त ये कह देना कि शायद कोई एक संग जीत गई है, ये थोड़ा सा एक जज्बाती नज़रिया होगा। जी अच्छा, जिया बलोच साहब, ठीक है, मुज़ाकरात और बातचीत जो है वो पसे पर्दा भी चल रही है और पाकिस्तान में भी ये बातचीत का सिलसिला जारी रहा। 21 घंटे तवील तक ये गुफ्तगू चलती रही। ठीक है, बहुत से लोग पुरुमीद हैं कि मुज़ाकरात भी हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, मुआहिदा भी हो जाएगा,
لیکن مذاکرات ناکام ہونے کے بھی تو چانسز کسی حد تک موجود ہیں. تو اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ میں یہ لفظ یہ ہم انشاءاللہ ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ کر رہے ہیں پاکستان، بلکہ اس کو میں سنسیئر کہہ رہا ہوں. اور الحمدللہ ایرانین فارن منسٹر نے بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال کیا تھا کہ وی اپریشیٹ دی گریشیس ایفرٹس آف پیس ایفرٹس آف پاکستان. تو یہ گریشیس ایفرٹس ہیں، سنسیئر ایفرٹس ہیں، ناکام کبھی نہیں ہوں گی. پلیز ڈونٹ یوز دس ورڈ، میری آپ سے گزارش ہے. انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیابی کی حد کیا ہوگی، کیا تمام پہ کنورجنس ہو جائے گا؟ وہ ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہوگا کہ مرحلہ وار جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک مرحلہ ہے، پروسیس ہے. یہ کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے سائن کرنے کا اور ڈکلیئر کرنے کا، ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اتنی بڑی دشمنی ہے. اور جو اس قسم کے جو پیس ایگریمنٹ ہوتے ہیں، انفیکٹ ایکچولی میں ریسرچ ہی کر رہا تھا اس پہ، اور ایک ایگریمنٹ میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ ایسے جو ون سائیڈڈ جلدی میں کیے ہوئے ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہ ان کے پھر بعد میں نتائج اچھے نہیں نکلتے. تو اچھی بات ہے کہ دونوں طرفین سے، کیونکہ اتنی بد اعتمادی ہے، اتنے 50 سال یا 47 سال کی دشمنی ہے، تو اس کو میرے خیال ہے اسی ترتیب سے مراحل وار ہی آپ نے حل کرنا ہے، تاکہ حل پائیدار ہو، حل جو ہے وہ انصاف پہ مبنی ہو، حل قانون پہ مبنی ہو، اور ایسا حل جو ایران کے عوام کے لیے، خطے کے عوام کے لیے اور دنیا کے عوام کے لیے بہتری، امن اور چین کا پیغام لا سکے. بالکل. اچھا ڈاکٹر خرم صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس جنگ کے بعد ایک نیا ایران پوری دنیا کو نظر آئے گا، ایک نیا امریکہ پوری دنیا کو نظر آئے گا، اور جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی بالکل نئے انداز میں ہی ہوں گے. پورا خلیج کا خطہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا. اب ہوا یہ ہے کہ ایران نے جس طرح سے امریکی 12 بیسز کو ٹارگٹ کیا ہے خلیجی ممالک میں، جہاں جہاں ان کی بیسز موجود تھیں، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے جنگ بندی ہونے کے بعد اور معاہدہ ہونے کے بعد امریکہ کی خلیجی ممالک میں موجودگی کا مستقبل آپ کے خیال میں کیا ہے؟ پہلے توقع یہی کی جا رہی تھی کہ جنگ کے اختتام کے بعد یہ خلیجی ممالک امریکہ سے ڈیٹیچ ہو جائیں گے، کیونکہ امریکی جارحیت کی وجہ سے ان خلیجی ممالک پر ایران نے حملے کیے. لیکن جس طرح سے ایرانی حملوں کو خلیجی ممالک میں انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر یو اے ای اور کویت میں، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ دو ممالک خاص طور پر یہ مزید امریکہ کے قریب چلے جائیں گے. قطر اور سعودی عرب کی طرف سے جو رسپانس آیا ہے وہ خاصا ناپا تولا ہے. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں گلف کی، تو گلف از ناٹ اے مونولتھک اینٹیٹی کہ ہم یہ توقع کریں کہ گلف ایز اے ریجن ریئیکٹ کرے گا. گلف ایز اے ریجن ریئیکٹ نہیں کرے گا. گلف کے مختلف ممالک مختلف راستے اپنا رہے ہیں. یو اے ای نے ایک مختلف راستہ اپنایا ہے، وہ ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ کے مزید قریب ہو رہا ہے اس جنگ کے بعد، جبکہ سعودی عرب اور قطر کی آپ بات کریں تو وہ پاکستان کے قریب ہو رہے ہیں. تو نیا ایران سامنے آئے نہ آئے، نیا مغربی ایشیا ضرور سامنے آئے گا، جس کے آرکیٹیکچر میں یا سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں پاکستان کو ایک کلیدی اہمیت حاصل ہوگی. سعودی عرب جیسے ممالک کے ساتھ، قطر کے ساتھ پاکستان اور ترکی مل کر ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر تشکیل دیں گے، اور اس میں یقیناً بین الاقوامی گارنٹیز بھی شامل ہوں گی، اور یہ خطہ بالکل ایک نئی جہت کے ساتھ سامنے آئے. بالکل جی، ایک پورا نیا خطہ، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کا اس خطے میں ایک خاصا رول ہوگا، اور جیسے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک ڈیفینس پیکٹ تو ہے ہی، کچھ دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تو سیکیورٹی کا توازن بھی بالکل ایک چینج ہوگا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خرم اقبال صاحب، آپ نے وقت دیا. جی بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، پروگرام فی الحال ایک چھوٹی سی بریک ہمیں شامل کرنی ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ میں. ویلکم بیک. آج پاکستان میں مہنگائی صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں رہی، بلکہ ہر گھر کی پریشانی بن چکی ہے. پیٹرول، بجلی، گیس اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، جبکہ عام آدمی کی آمدن وہیں کی وہیں کھڑی ہے. اب عوام کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر ریلیف کب ملے گا؟ حکومت کا موقف ہے کہ عالمی معاشی دباؤ بہت زیادہ ہے، IMF کی شرائط ہیں، اور معاشی مشکلات کی وجہ سے ہمیں سخت فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. لیکن دوسری طرف عوام یہ محسوس کر رہی ہے کہ ہر معاشی بوجھ صرف متوسط اور غریب طبقے پر ہی ڈالا جا رہا ہے. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کا اثر صرف گاڑی چلانے والوں پر نہیں پڑتا، بلکہ ٹرانسپورٹ، سبزی، آٹا، اس کے علاوہ دودھ ہے، کرایوں میں اضافہ، بجلی سمیت ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. آج ایک سفید پوش طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہے. لوگ بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں، سفر کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں،
घरेलू बजट जो है वो संभालना मुश्किल हो चुका हुआ है। ऐसे में अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या हुकूमत के पास कोई ऐसी मुआशी हिकमत अमली मौजूद है जो वाकई आवाम को रिलीफ दे सके? क्या सिर्फ टैक्सेस और कीमतों में इजाफे से मईशत चलाई जा सकती है? और आखिर वो कौन सी बुनियादी मुआशी इस्लाहात हैं जिनकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो आसान हो सकती है? इसी पर जी हम बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। क्या वाकई पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था? देखिए, अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका बोझ जो है, जो ममालिक ऐसे हैं जो तेल इंपोर्ट करते हैं, चाहे चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, उनके ऊपर बोझ जो है वो आना लाजमी है। अब हुकूमत की अपनी पॉलिसी है कि वो बोझ किस सेक्टर के ऊपर डाला जाता है। देखिए, इस वक्त भारत जो है वो भी तेल इंपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, अफगानिस्तान भी कर रहा है। लेकिन अगर 1 फरवरी, अब आप याद रखिए कि फरवरी की 28 तारीख को जंग शुरू हुई थी, 1 फरवरी और आज का दिन मई की 9 तारीख, भारत के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है उसमें कोई इजाफा नहीं, 0%। बांग्लादेश के अंदर 1 फरवरी और आज के दरमियान लगभग 16% का इजाफा है। अफगानिस्तान में कोई 35% पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। पाकिस्तान में 61.5% बढ़ी है। तो ये दोनों, ये सारे जो तीनों या चारों ममालिक हैं, इनकी जो अंदरूनी पॉलिसी है हुकूमत की, उसने ये डिसाइड करना है कि जो बैरूनी सेक्टर के अंदर, आलमी मंडी के अंदर कीमत बढ़ी है, उसका बोझ किसके ऊपर डालना है। भारत में जो भारत की फैसला साज शख्सियात हैं, भारत के फैसला साज इदारे हैं, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि इसका बोझ जो है वो आम शहरी पे नहीं डालना। वहाँ पे जो रियासत है उसने एक्साइज ड्यूटी एडजस्टमेंट की, जो उनकी स्टेट्स हैं उन्होंने सेल्स टैक्स जो है उसमें एडजस्टमेंट की, और बोझ तकरीबन सारा का सारा जो है वो रिफाइनिंग सेक्टर के ऊपर डाल दिया। तो 3 बड़ी रिफाइनरीज हैं जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो वहां पे ये फैसला किया गया कि जो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं उनका बोझ आम शहरी पे नहीं डाला जाएगा। बांग्लादेश ने तकरीबन 16% वहां पे पेट्रोल की कीमत में इजाफा आया है, उसको कहते हैं कि पार्शियल अब्जॉर्प्शन। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में जो कीमत बढ़ी है उसका कुछ असर जो है वो पास ऑन किया जाएगा आवाम के ऊपर, और बहुत बड़ा जो मेजॉरिटी बोझ है वो बांग्लादेश पेट्रोलियम के ऊपर डाल दिया जाएगा। आलमी मंडी में तो कीमत बढ़ी, उसका इम्पैक्ट जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अंदाज से सामने आया। तो डॉक्टर साहब, ये जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत में असर ईंधन से ज़्यादा तो मुख्तलिफ टैक्सेस और लेवी और इसके अलावा मार्जिन शामिल हैं। क्या ये मॉडल आपके ख्याल में आवाम पर इजाफी बोझ नहीं डाल रहा? और जिन मॉडल्स का आपने जिक्र किया है कि उन मॉडल्स को अपनाते हुए हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम वो काम नहीं कर सकते और आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते? जी बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, वैलिड सवाल है। मैं इसके पास इसका जवाब मेरे पास नहीं। मॉडल, भारत का मॉडल हमारे सामने है, बांग्लादेश का मॉडल हमारे सामने है, और उसको हम स्टडी कर सकते हैं। उसके दोनों ममालिक के नताइज भी हमारे सामने हैं। वो वाली पॉलिसी जो उन्होंने अपनाई वो हमारी हुकूमत ने डिसाइड किया कि वो हमारी हुकूमत ने नहीं अपना। ठीक है जी, हमारी हुकूमत ने तय किया कि नहीं अपनानी, लेकिन अवाम तो इसी इंतज़ार में है कि उन्हें रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, और हुकूमत ये कह रही है कि हम जितना मुमकिन हो सकता है अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मसला ये है ना कि सिर्फ जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं होता, उसका असर जो है ट्रांसपोर्ट से लेकर सब्ज़ी, आटा, दूध, बिजली, हर चीज़ महंगी हो जाती है। अच्छा, हुकूमत इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने में फिर क्यों नाकाम है? अगर चलें ठीक है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, वो बढ़ा दें, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट बाकी चीज़ों पर आता है, क्या हुकूमत उसमें भी बेबस नज़र आती है? देखिए, वो किसी भी मईशत के अंदर अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है तो उसके जो सेकेंडरी इम्पैक्ट हैं, चाहे वो आटे के ऊपर हो, चाहे वो बिजली के ऊपर हो, चाहे वो प्याज के ऊपर हो, चाहे वो गोश्त के ऊपर हो, चाहे वो दूध के ऊपर हो, उसको रोका नहीं जा सकता। देखिए, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो जो शरह है महंगाई की वो बढ़ जाती है। जब महंगाई की शरह बढ़ जाती है तो फिर जो सेंट्रल बैंक्स हैं, चाहे वो किसी भी मईशत के अंदर किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है, वो शरह सूद नीचे नहीं ला सकता।
جب شرح سود نیچے نہیں آ سکتی تو پھر جو اس کا اثر ہے وہ انڈسٹری کے اوپر آتا ہے. انڈسٹری ایکسپینڈ نہیں کر سکتی, ان کے منافع, ان کی جو پروفٹیبلٹی کی شرح ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جب ان کی پروفٹیبلٹی کی شرح کم ہو جاتی ہے تو پھر روزگاری کے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے جو پیٹرول کی قیمت سے شروع ہوتا ہے, اور اگر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جائے تو پھر اس سائیکل کو روکا نہیں جا سکتا. تو ڈاکٹر صاحب اس کانفلکٹ سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی تھی کہ ہمیں بہت بڑی بڑی معاشی کامیابیاں جو ہے وہ مل رہی ہیں. پھر اکنامک انڈیکیٹرز کے ساتھ وہ بات کرتے تھے کہ جی یہ بھی انڈیکیٹر بہت اچھا چل رہا ہے. اب ایک کانفلکٹ کی وجہ سے ساری معاشی کامیابیاں کیسے کمزور ہو گئیں, اور کیا وہ ہمارا سارا کاسمیٹک ایفیکٹ تھا یا ہم کچھ مضبوط قسم کی معاشی کامیابی میں ہمارے پاس موجود ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, اب مہنگائی بھی اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ بھی چکی ہے, آگے بھی خدشہ یہ زیادہ ہے کہ مزید بڑھے گی. غربت اور بے روزگاری میں کس حد تک اضافہ ہوگا؟ اور کیا گورنمنٹ کے ذہن میں کوئی پلان ایسا موجود ہے یا گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے کہ غربت کو بڑھنے سے روکا جائے اور بے روزگاری کا جو طوفان آئے گا اس کو روکا جائے کچھ؟ جی, کم از کم 3 چیزیں اکٹھی آپ نے پوچھی ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اعداد و شمار دیکھے جائیں تو پچھلے ہفتے کا جس کو ہم کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس, یعنی کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ تقریباً 15% آئی. آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے ہم نے جو ریٹ آف انفلیشن ہے وہ کوئی 30-32% پہ جاتا دیکھا ہے. تو حقائق کی بنیاد پہ یہ تاریخ کی بلند ترین مہنگائی کی شرح نہیں ہے, لیکن اگر پچھلے ہفتے کے مقابلے میں, پچھلے مہینے کے مقابلے میں دیکھا جائے تو بڑی تیزی سے آپ سوچئے کہ یہ بڑی ہے. یہ سنگل ڈیجٹ میں تھی ابھی کوئی مہینہ بھر پہلے, اور پھر اچانک یہ ڈبل ڈیجٹ میں چلی گئی ہے. اس میں اگین پیٹرول کا جو میں نے انڈیکس ابھی کل یا پرسوں دیکھ رہا ہے, جو حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں, اس میں وہ پیٹرول کی قیمت بتا رہے ہیں کہ تقریباً 58%, 58% اس میں اضافہ آیا ہے. بجلی میں کوئی 52% اضافہ ہے. آٹے کی قیمت ایئر اوور ایئر 50% بڑھی ہے. پیاز میں 42%. اسی طرح گوشت اور دودھ میں بھی اضافہ آیا ہے. تو پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو سب چیزوں میں سب اشیاء کی چیزیں جو ہیں وہ قیمت میں اضافہ ہونے لگتا ہے. حکومت کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے, جنگ سے پہلے ہی ہماری پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. اب ہم وہ اپنی ناکامیوں کی وجہ جو ہے وہ ساری جنگ کے اوپر ڈال رہے ہیں. جنگ کو ایز این ایکسکیوز استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں پہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو پاکستانی خاندان شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں ان کو بچانے کی ضرورت ہے. ان کو, جس کو کہتے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی, کس طرح دینی ہوگی, اس کا پلان جو ہے وہ سامنے لانا ہوگا. جی, بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے اوپر آج کل بات چیت ہو رہی ہے. بہت بڑا بجٹ آئٹم ہے, کوئی 800-900 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کے اندر مختص کیا جاتا ہے, اور پھر وہ مدد کی جاتی ہے ان پاکستانی خاندانوں کی جو شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. جنگ سے پہلے جو ورلڈ بینک کی فگر آئی تھی اس میں کہا جا رہا تھا کہ تقریباً 40% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے نیچے ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اب لگ بھگ 50% تک پہنچ چکی ہو. بالکل جی, یہ پرسنٹیج جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ بعض میں ایکسکیوز ہوتا ہے کہ جنگ ہو گئی جی, پرائسز بڑھانی ہم نے, لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کرونا آ گیا تو معاشی صورتحال ہماری خراب ہو گئی. پھر اس کے بعد IMF کی ڈیل خطرے میں پڑ گئی, پھر عوام سے قربانی مانگی گئی, اور اب جنگ کی باری آ گئی ہے. اور دیکھنا ہوگا اگر جنگ جب ختم ہوتی ہے تو دوبارہ سے معاشی ترقی کا سفر جو ہے وہ کس تیزی سے آگے بڑھتا ہے. اور ایک عام آدمی جو کہ ریلیف کا متلاشی ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 1-2 مہینوں کے اندر جو بجٹ بھی جو ہے وہ آنے والا ہے, تو عوام کیا امید رکھیں؟ عوام کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.